दोस्तों, सऊदी, तुर्की और पाकिस्तान की डिफेंस पैक्ट को 48 घंटे भी नहीं हुए और अब कई मेजर डेवलपमेंट निकलकर सामने आ रही है। तुर्की की तरफ से पाकिस्तान के नैरेटिव को चलाने वाली मीडिया संस्थान को बैन किया गया है। सऊदी अरब के ऊपर लगातार दूसरे दिन बड़े हमले हो रहे हैं। ईरान की तरफ से साफ कहा गया है कि इस डिफेंस पैक्ट से हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, हमें जो कार्रवाई करनी होगी सऊदी के ऊपर या किसी और देश के ऊपर हम वैसे ही करेंगे। और ऐसा लग रहा है कि बिना मतलब उड़ता हुआ तीर पाकिस्तान और तुर्की ने भी ले लिया है। इसके अलावा इस इस्लामिक नेटो में और कौन कौन से देश शामिल हो सकते हैं, इसके बारे में भी बात करेंगे। काफी महत्वपूर्ण खबर है, भारत के लिहाज से भी इसकी इंपॉर्टेंस काफी ज्यादा है, इसीलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। साथ ही जियोपॉलिटिक्स और वर्ल्ड अफेयर से जुड़ी ऐसी वीडियो अगर आपको देखना पसंद है तो आप हमें सपोर्ट करने के लिए नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को प्रेस कर बेल आइकन को दबा सकते हैं। इससे हमारी डेली वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच पाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। दरअसल तुर्की और पाकिस्तान की दोस्ती को लेकर एक ऐसी खबर सामने आई है जिसने दोनों देशों के बीच बने हालिया रणनीतिक रिश्तों पर ही सवाल खड़े कर दिए। दावा किया जा रहा है कि तुर्की ने पाकिस्तान से जुड़े एक मीडिया प्लेटफॉर्म एशिया वन न्यूज के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए उसे अपने देश में प्रतिबंधित कर दिया है। खास बात यह है कि यह घटनाक्रम तुर्की और पाकिस्तान के बीच एक अहम त्रिपक्षीय रक्षा समझौते के ठीक करीब 48 घंटे बाद सामने आया। अब सवाल यह है कि आखिर तुर्की ने ऐसा कदम क्यों उठाया और क्या इसका दोनों देशों की बढ़ती रणनीतिक साझेदारी पर कोई असर पड़ सकता है। रिपोर्ट्स के मुताबिक एशिया वन न्यूज लंबे समय से पाकिस्तान की सैन्य जनसंपर्क व्यवस्था यानी इंटर सर्विस पब्लिक रिलेशन ISPR से कथित नजदीकी को लेकर चर्चा में रहा है। आलोचकों का आरोप रहा है कि प्लेटफॉर्म पर पाकिस्तान समर्थित नैरेटिव को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बढ़ावा दिया जाता रहा है। इस पूरे मामले को इसलिए भी दिलचस्प माना जा रहा है क्योंकि एशिया वन से जुड़े कुछ वरिष्ठ पत्रकारों और मीडिया अधिकारियों का अतीत तुर्की के सरकारी प्रसारक TRT वर्ल्ड से भी जुड़ा बताया जाता है। यानी एक तरफ पाकिस्तान और तुर्की के बीच रक्षा और सुरक्षा सहयोग लगातार बढ़ता दिखाई दे रहा है, वहीं दूसरी तरफ मीडिया और सूचना के क्षेत्र में अंकारा ने कथित तौर पर एक अलग रुख अपनाया है। यही वह बिंदु है जहां इस कहानी का सबसे बड़ा सवाल सामने आता है। क्या तुर्की पाकिस्तान का रणनीतिक साझेदार होने के बावजूद अपने देश के सूचना क्षेत्र में विदेशी प्रभाव को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है? तुर्की और पाकिस्तान के रिश्ते पिछले कुछ वर्षों में रक्षा, नौसैनिक सहयोग, ड्रोन, सैन्य प्रशिक्षण और रणनीतिक कूटनीति जैसे कई क्षेत्रों में मजबूत हुए हैं। दोनों देश कई अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर एक दूसरे के करीब भी दिखाई देते हैं, लेकिन किसी भी रणनीतिक साझेदारी का मतलब ये नहीं होता कि दोनों देश हर मुद्दे पर एक जैसी नीति अपनाएंगे। मगर एशिया वन न्यूज पर तुर्की की कार्रवाई इसका संदेश साफ है कि रक्षा सहयोग अपनी जगह है, लेकिन सूचना युद्ध और घरेलू मीडिया स्पेस के मामले में अंकारा अपने नियमों से समझौता नहीं करना चाहता। दूसरी तरफ तुर्की अब इस गठबंधन को और बड़ा करना चाहता है। तो सवाल यह है कि इन तीन देशों के अलावा और कौन देश इस मुस्लिम नेटो में शामिल हो सकते हैं। तुर्की के विदेश मंत्री हाकान फिदान ने कहा है कि राष्ट्रपति रेचप तैयब अर्दोगन की सोच है कि ये सुरक्षा साझेदारी सिर्फ 3 देशों तक सीमित नहीं रहनी चाहिए। जरूरत पड़ने पर दूसरे देशों को भी इस गठबंधन के अंदर लाया जा सकता है। मक्का जॉइंट डेटरेंस एग्रीमेंट का मुख्य उद्देश्य तीनों देशों के बीच सुरक्षा और रक्षा सहयोग को मजबूत करना है। इसकी सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अगर इन तीनों देशों में से किसी एक देश पर हमला होता है तो इसे बाकी सदस्य देशों पर भी हमला माना जाएगा। यानी आसान भाषा में समझे तो तीनों देश एक दूसरे की सुरक्षा के लिए साथ खड़े होने की बात कर रहे हैं। हालांकि यहाँ एक बात समझना बहुत जरूरी है, इसे सीधे नेटो जैसा सैन्य गठबंधन कहना अभी सही नहीं होगा, क्योंकि इस समझौते के तहत किसी हमले की स्थिति में किस तरह की सैन्य मदद दी जाएगी, कितनी मदद दी जाएगी और किस परिस्थिति में दी जाएगी, इसका पूरा विवरण अभी सामने नहीं आया। लेकिन इसके बावजूद इस समझौते का राजनीतिक महत्व काफी बड़ा है, क्योंकि पाकिस्तान पहले से ही सऊदी अरब के साथ मजबूत सुरक्षा संबंध रखता है और तुर्की के साथ भी उसके सैन्य संबंध लगातार बड़े हैं। दूसरी तरफ सऊदी अरब और तुर्की भी पिछले कुछ समय से अपने रिश्तों को मजबूत कर रहा है। अब इस पूरे मामले में सबसे बड़ा सवाल यह है कि इस गठबंधन में अगला देश कौन शामिल होगा। इसका सबसे बड़ा नाम इजिप्ट यानी मिस्र का सामने आया है। तुर्की के विदेश मंत्री हाकान फिदान ने इजिप्ट को इस अलायंस का एक नेचुरल पार्टनर बताया है। उन्होंने उम्मीद जताई है कि कुछ टेक्निकल इश्यूज को सुलझाने के बाद इजिप्ट भी इस गठबंधन का हिस्सा बन सकता है। अगर इजिप्ट इसमें शामिल होता है तो इस गठबंधन की ताकत और महत्व दोनों बढ़ सकते हैं, क्योंकि इजिप्ट खुद मिडिल ईस्ट का एक महत्वपूर्ण सैन्य और राजनीतिक देश है। लेकिन इजिप्ट के लिए यह फैसला लेना इतना आसान नहीं होगा।
दरअसल मिस्र के अमेरिका के साथ लंबे समय से मजबूत संबंध है। इसके अलावा उसके अपने रीजनल इंटरेस्ट हैं और वह किसी ऐसे डिफेंस एग्रीमेंट में शामिल होने से बचना चाहेगा जिसकी वजह से उसे किसी दूसरे देश के कॉन्फ्लिक्ट में सीधे उतरना पड़े। यानी इजिप्ट के सामने सबसे बड़ा सवाल यही होगा कि उसे इस अलायंस से फायदा कितना होगा और इसके साथ आने वाली जिम्मेदारियां कितनी बड़ी होंगी। अब इजिप्ट के अलावा कुछ गल्फ देशों के नाम भी चर्चा में हैं। कतर और कुवैत को संभावित सदस्य के तौर पर देखा जा रहा है। खासकर कतर को लेकर चर्चा ज्यादा महत्वपूर्ण है। कतर पहले भी अपनी सुरक्षा को लेकर अलग अलग देशों के साथ स्ट्रेटेजिक रिलेशनशिप्स रखता रहा है। इसके अलावा अजरबैजान, सीरिया और जॉर्डन जैसे देशों के नाम भी संभावित विस्तार को लेकर सामने आए हैं। तुर्की के विदेश मंत्री ने यह भी संकेत दिया है कि कुछ दूसरे देशों ने इस अलायंस में शामिल होने में इंटरेस्ट दिखाया है। हालांकि उन्होंने उन देशों के नाम सार्वजनिक नहीं किए। अगर आने वाले समय में इजिप्ट, कतर, कुवैत या दूसरे देश इस व्यवस्था का हिस्सा बनते हैं तो पश्चिम एशिया में एक नया सिक्योरिटी नेटवर्क बन सकता है। इसका असर सिर्फ मिडिल ईस्ट तक सीमित नहीं रहेगा। पाकिस्तान में शामिल होने की वजह से इसका कनेक्शन साउथ एशिया तक भी पहुंचेगा और तुर्की की मौजूदगी इसे और बड़ा स्ट्रेटेजिक डायमेंशन देगी। लेकिन अभी सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यह अलायंस किस दिशा में आगे बढ़ता है। क्या ये सिर्फ 3 देशों के बीच सिक्योरिटी कोऑपरेशन रहेगा या फिर इजिप्ट और गल्फ के दूसरे देश भी इसमें शामिल होकर इसे एक बड़े रीजनल डिफेंस नेटवर्क में बदल देंगे। फिलहाल तुर्की का संदेश साफ है, वह इस पार्टनरशिप को छोटा नहीं रखना चाहता। अब आने वाले महीनों में यह देखना दिलचस्प होगा कि कौन सा देश सबसे पहले इस नए सिक्योरिटी अम्ब्रेला के अंदर आता है और उसके बाद मिडिल ईस्ट की जियोपॉलिटिक्स किस दिशा में बदलती है। दूसरी तरफ ईरान की तरफ से भी इस गठबंधन को लेकर तीखी प्रतिक्रिया सामने आई है। उसकी तरफ से साफ कहा गया है इस गठबंधन से उनको डरने की कोई जरूरत नहीं है। वहीं अगर ईरान को हमला करना होगा तो उसे इस तरह की किसी भी बात से परवाह नहीं है। लेकिन दोस्तों, एक तरफ जहां ये सैन्य गठबंधन इन तीनों देशों के बीच हुआ तो वहीं दूसरी तरफ सऊदी अरब के ऊपर लगातार हुतियों के हमले रुक नहीं रहे। आप स्क्रीन पर बकायदा आर्टिकल देख सकते हैं। लगातार हमले सऊदी अरब के ऊपर हो रहे हैं और दुनिया की सबसे बड़ी तेल रिफाइनरी अरामको के ऊपर ड्रोन और मिसाइल से हमले किए जा रहे हैं। इतना ही नहीं, सऊदी की गैस फैसिलिटी के ऊपर भी यमन के हुतियों की तरफ से हमला किया गया है। ये गैस फील्ड जुबेल में स्थित है। यानी कि इस समय गैस और तेल दोनों जगह पर हमला सऊदी के ऊपर हो रहा है। इन हमलों में सऊदी के लगातार कई सिविलियन भी मारे जा रहे हैं और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि डिफेंस पैक्ट साइन होने के बाद भी तुर्की और पाकिस्तान की तरफ से इस पर कोई बयान तक सामने नहीं आया। यानी कि साथ देना तो छोड़ो, अभी बयान तक देने से ये दोनों देश कतरा रहे हैं। वैसे दोस्तों, आपको क्या लगता है कि इस डिफेंस पैक्ट से इन तीनों देशों में से किस देश को ज्यादा फायदा होगा? अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।